हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम आपके काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो थ्योरी को रीड करते हैं तो उन्हें सब कुछ इजीली समझ में आ जाता है, पर जब वो क्वेश्चंस बनाते हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है कि यहाँ क्या कॉन्सेप्ट्स, क्या फॉर्मूलाज यूज करने हैं। उसका मेजर रीजन यही है कि इस यूनिट से रिलेटेड बेसिक पार्ट को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि इस यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्वेश्चन में ही हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होती है जिनको देखकर हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो उन इंफॉर्मेशन को देखने के लिए या सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमेशा याद रखना होता है, इसलिए हमें इस यूनिट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कभी भी स्किप नहीं करना है। और सेकेंड थिंग इज दैट कि इस यूनिट में हमेशा कुछ इक्वेशंस, फॉर्मूलाज और रिलेशनशिप गिवन होते हैं जिन्हें हमें डायरेक्टली याद रखना है। डायरेक्टली याद रखने या रटने की नीड यहाँ इसलिए है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इन्हें सॉल्व करने बैठेंगे या डिराइव करने बैठेंगे। ओके। और अगर बात करें इस यूनिट के टोटल मार्क्स वेटेज की, तो इस यूनिट से टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका टोटल मार्क्स वेटेज है 12, और इसमें से आप 10 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। और इनका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इजी होता है, और समटाइम्स थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनका भी डिफिकल्टी लेवल कुछ इतना ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दिए हैं जिनको अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे तो आप इजीली 10 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीएस डायग्राम, नॉन आइडियल गैस इक्वेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स एंड रिलेशंस, पीवी डायग्राम, क्लासेस, क्लैपेरॉन इक्वेशंस, और इसके साथ हमें फेज ट्रांजिशन भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ना होगा। फेज ट्रांजिशन, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका लेवल भी बहुत इजी होता है, तो इसे भी मिस नहीं करना है। इसके अलावा है कार्नोट इंजन, एंट्रोपी, फेज ट्रांजिशन एंड ब्लैक बॉडी। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत इजी हैं, बट हमें इन्हें ध्यान से पढ़ना और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से याद रखना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन इज अ डायटोमिक गैस अंडरगोस एडियाबेटिक एक्सपांशन। तो पहले तो गैस कैसी है? डायटोमिक। जो भी हमें क्लू यहाँ से मिलता जाएगा हम उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। डायटोमिक गैस अंडरगोस एडियाबेटिक एक्सपांशन, यहाँ प्रोसेस कैसा है? एडियाबेटिक। अगेंस्ट द पिस्टन ऑफ अ सिलेंडर, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्रॉप्स फ्रॉम 1150 Kelvin to 400 Kelvin. The number of moles of the gas required to obtain 2000 joule of work from the expansion is. Okay, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है? हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, वर्क डन हमें दिया हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस भी हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ गिवन है वो है डायटोमिक गैस। तो सबसे पहले डायटोमिक गैस के लिए अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे तो इसके लिए कितना होगा? डायटोमिक के लिए 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये हो जाएगा 3 into 2 यानी कि 6। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 6। ठीक है। अब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम जानते हैं 3 तो हो जाएंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल, and 1 is vibrational degree of freedom. ठीक है। अब जब तक क्वेश्चन में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कोई कंडीशन गिवन ना हो या डायरेक्टली पूछा नहीं जाए कि हमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी इंक्लूड करना है, तब तक हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ क्या क्या इंक्लूड करेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन इंक्लूड करेंगे और रोटेशनल मोशन इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए अगर हम टोटल इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, तो वो कितना हो जाएगा? 3 into half kBT, प्लस जो रोटेशनल मोशन है उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 2 into half kBT, यानी कि टोटल जो इसका हो गया कंट्रीब्यूशन एनर्जी में वो हो गया 5/2 kBT। तो अगर हम यहाँ से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो CV क्या हो जाएगा? CV यहाँ पे हो जाएगा 5/2
बाय 2 kb। ठीक है, सिमिलरली अब हमारे पास CV आ गया। तो अगर हमें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो कि होती है CP कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, CV प्लस R, सॉरी इट्स नॉट KB, इट्स R। ठीक है, CV प्लस R, तो वो टोटल कितना हो जाएगा, 7/2 R। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो हमें एडियाबेटिक इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एडियाबेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडियाबेटिक इंडेक्स को गामा से इंडिकेट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा टोटल 7/5। ठीक है, तो यहाँ तक हमें क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले। हमने गामा कैलकुलेट कर लिया डायटोमिक गैस के लिए। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं और हमें टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है, तो हमें एडियाबेटिक एक्सपांशन के लिए वर्क डन का वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस यूज हो रहा हो। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है NR डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली याद रखना है। इसका डेरिवेशन भी अगर आप लोगों को देखना है तो वो बहुत इजी है। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या होती है, P V की पावर गामा इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, सपोज हमने उसको A से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन P dV। ठीक है, तो यहाँ से हमने P कैलकुलेट कर लिया एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, वो हो गया A/V की पावर गामा। उसको हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, हमने कोई लिमिट लगाई V1 to V2। ठीक है, ये रिलेशन उसके बाद हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करके मिला। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिर्फ B की वैल्यू इसमें पुट करी है, उससे डायरेक्टली जो हमें फाइनली एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, NRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लो तो हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमें सिंपली सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, तो वर्क डन हमें दिया हुआ है 2000 जूल। ठीक है, एन हमें कैलकुलेट करना है, आर भी क्वेश्चन में गिवन है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। गामा अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना है 7/5, और T2 माइनस T1 तो 1150 माइनस 400। ठीक है, इन सारी क्वांटिटीज को जब हम एक साइड ले जाके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.14 के अराउंड। ठीक है, तो सिंपली हमने सिर्फ जो गिवन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चंस में उनका यूज किया है और उनको फॉर्मूले में पुट किया है। तो हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग फेज ट्रांजिशन। ओके, सो द क्वेश्चन इज in this given phase diagram for a phase substance regions first, second, third, fourth respectively represent। तो हमें यहाँ पे एक फेज ट्रांजिशन का डायग्राम गिवन है और हमें जो ये रीजन गिवन है इनके रिगार्डिंग हमें बताने हैं कि ये रीजन क्या क्या है। अब हमें यहाँ डायग्राम में बस एक ही हिंट दिया हुआ है, दैट इज हमें क्रिटिकल पॉइंट की जो लोकेशन है वो हमें गिवन है। तो उसी से हमें आइडिया लगाना है कि ये सारी जो रीजन्स है इनके अंदर क्या फेज होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक जनरलाइज्ड जो हमारा फेज ट्रांजिशन डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करूंगी। आपको हमेशा कोई भी एक जनरलाइज्ड फेज ट्रांजिशन डायग्राम हमेशा अपने दिमाग में रखना है और उसी के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन चाहे कैसा भी ओरिएंटेशन एग्जाम में आ जाए इसी से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फेज ट्रांजिशन बेसिकली क्या होता है, फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की फेज का ट्रांसमिशन होता है। दैट मीन्स
कोई भी अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर फेज में है तो उसका ट्रांजिशन किसी दूसरे फेज में, लाइक लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, ओके, तो उसको हम फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। अब फेज ट्रांजिशन डायग्राम में हमें 3 इक्विलिब्रियम लाइंस मिलती है, ठीक है। ये 3 इक्विलिब्रियम लाइंस क्या करती है, जो हमारी तीनों बेसिक फेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर, उनको अलग करने का काम करती है। जो लिक्विड और सॉलिड को जो लाइन हमेशा अलग करती है उसको बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम लाइन, इसको हम मेल्टिंग कर्व भी बोलते हैं, ओके। और जो लिक्विड एंड वेपर को अलग करती है उसको हम बोलते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम लाइन, जिसको हम वेपराइजेशन कर्व भी बोलते हैं। एंड सॉलिड एंड वेपर को जो लाइन अलग करती है उसे हम बोलते हैं सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम लाइन, और इसको हम सब्लिमेशन कर्व भी बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पर है एक ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पर क्या होता है, जो तीनों हमारी फेजेस होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, वो को एग्जिस्ट करती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो भी सबस्टेंस होगा वो तीनों फेजेस में होगा, ओके। ये कॉमन पॉइंट हो गया तीनों फेजेस का, ट्रिपल पॉइंट। तो हमेशा हमें ट्रिपल पॉइंट की भी लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। सेकंड जो हमारा होता है वो होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होता है, जो लिक्विड और वेपर फेज होती है वो क्या हो जाती है, आइडेंटिकल हो जाती है। मतलब इस जो पॉइंट पर ये दोनों फेजेस को एग्जिस्ट करती है, लिक्विड एंड वेपर। इसके रिगार्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, और जो प्रेशर होता है उसको हम क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट की भी जो लोकेशन है वो हमेशा याद रखनी है। इसको हम याद ऐसे रख सकते हैं, जो वेपराइजेशन कर्व है हमारा, या फिर जो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम लाइन है, उसकी जो एंड पॉइंट है वो हमेशा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हमारी गैसियस स्टेट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। गैसियस स्टेट स्टार्ट हो जाती है, और जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वाला जो स्टेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर फ्लूइड, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सुपर फ्लूइड, है ना। जनरली आपके एग्जाम में सुपर फ्लूइड नहीं पूछा जाता है। जो हमारी मेन, जो हमारा फेज ट्रांजिशन कर्व में मेन जो हमें याद रखना है वो है सॉलिड, लिक्विड, वेपर और क्रिटिकल पॉइंट के बियॉन्ड, दैट इज गैसियस स्टेट। अब अगर हम जो हमारा ये फेज ट्रांजिशन कर्व है इससे जो गिवन फेज ट्रांजिशन कर्व है उसको कंपेयर करें, तो ये ऑलमोस्ट बिल्कुल आइडेंटिकल लग रहे हैं। जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है वो हमें कहाँ गिवन है, यहाँ, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ क्रिटिकल पॉइंट गिवन है, तो ये क्या हो गया, ये वेपराइजेशन कर्व हो गया, ये वेपराइजेशन कर्व का एंड पॉइंट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा थर्ड है वो क्या हो जाएगा, लिक्विड, और सेकंड है वो क्या हो जाएगा, वेपर, ठीक है। तो किन किन ऑप्शन में हमें थर्ड लिक्विड और सेकंड वेपर गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में थर्ड क्या गिवन है, सॉलिड, तो ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। सेकंड, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उसमें हमें थर्ड क्या गिवन है, लिक्विड, और सेकंड गिवन है वेपर, यानी ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। जो सी ऑप्शन है उसमें क्या है, उसमें भी सेकंड में लिक्विड गिवन है, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन में भी हमें जो थर्ड है वो लिक्विड गिवन है, और सेकंड जो है वो वेपर, सॉरी सेकंड जो है वो गैस गिवन है, तो यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम जो हमारा ऑप्शन बी है उससे सबको मैच करके देखते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा जो फेज हो गया वो हो गया लिक्विड फेज, ठीक है, ये हो गया लिक्विड फेज, ओके। देन सेकंड हमारा जो हो गया वो हो गया वेपर फेज, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट किसके बियॉन्ड है, क्रिटिकल पॉइंट के बियॉन्ड है, क्रिटिकल पॉइंट के बियॉन्ड है, दैट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट होना चाहिए। तो फर्स्ट में गैसियस स्टेट गिवन है, ओके, फर्स्ट में गैसियस स्टेट गिवन है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो फोर्थ जो हमारा रीजन है वो सॉलिड होना चाहिए, तो फोर्थ रीजन अगर हम यहाँ से मैच करें तो क्या है, सॉलिड है, दैट मींस हमारा फोर्थ रीजन क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो बस हमें जो हमारा जनरलाइज्ड कर्व है, जरूरी नहीं आप इसी कर्व को ध्यान रखो, हो सकता है आपने कोई और ओरिएंटेशन पढ़ा हो, बट कोई भी एक कर्व है उसका ओरिएंटेशन हमेशा हमें ध्यान रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस को मैच करा के सॉल्व करना है, ओके। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, a red star having radius RR at temperature TR and a white star having radius RW at a temperature TW radiate the same total power if these stars radiates as a perfect bodies, then
ठीक है, सॉरी यहाँ पर ब्लैक मिसिंग है, एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हमें यहाँ पर पावर जो टोटल रेडिएटेड है वो बतानी है एक ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी के लिए जो पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला होता है वो आता है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है पावर रेडिएटेड इज इक्वल टू ए सिग्मा ए टी की पावर 4। ए यहाँ पर होता है एमिसिविटी, सिग्मा होता है स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 5.6703 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ठीक है, ए यहाँ पे रेडिएटेड एरिया होता है और जो टी है वो ब्लैक बॉडी का थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है। तो ये जो रिलेशन होता है ये पावर रेडिएटेड और टेम्परेचर के बीच में होता है, दैट पावर रेडिएटेड इज अ फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एमिसिविटी के लिए कोई वैल्यू नहीं दी है और यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि दैट इट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर सकते हैं, दैट इट इज एन आइडियल ब्लैक बॉडी। उस कंडीशन में हम एमिसिविटी की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एमिसिविटी की वैल्यू 1 लेनी है। ठीक है, अब ये है कि अ स्टार अ रेड स्टार हैविंग रेडियस, तो हमें दोनों स्टार्स के लिए रेडियस और टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, हमें पावर रेडिएटेड बतानी है, तो दोनों के लिए पावर रेडिएटेड जो होगी वो इक्वल होगी। तो सपोज हम इन स्टार्स को एक स्फेरिकल शेप में अज्यूम करते हैं, दैट स्टार्स आर स्फेरिकल। तो उस कंडीशन में जो इनका एरिया होगा वो क्या होगा, 4πr², ये हमने अज्यूम किया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों स्टार्स के लिए सबसे पहले अगर हम रेड स्टार के लिए इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें तो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr² इंटू TR की पावर 4। सिमिलरली व्हाइट स्टार के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr² इंटू TW की पावर 4। ठीक है, तो यहां से अगर हम TR4 के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, TR4 इज इक्वल टू RW ओवर RR की होल पर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा TW की पावर 4। ठीक है, तो हमारे पास जो भी यहाँ पे हमें दिया हुआ था क्वेश्चंस में उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन को जो हमें ऑप्शन गिवन है उनसे सेटिस्फाई करवाएं तो पहला ऑप्शन है अगर RR इज ग्रेटर देन RW है, अगर RR इज ग्रेटर देन RW है देन TR इज ग्रेटर देन TW। अब यहाँ पे अगर RR की वैल्यू RW से ज्यादा हो जाएगी तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, लेस हो जाएगी। दैट मीन्स सॉरी, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो यानी कि पहला जो हमारा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी लेस हो जाएगी, दैट मीन्स TR की वैल्यू ग्रेटर देन TW हो ही नहीं सकती। सेकंड जो हमें दिया है वो है RR इज लेस देन RW। ठीक है, अगर ये वाली क्वांटिटी RR इज लेस देन RW है तो ये क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स, लेकिन इन्होंने दिया है TR इज ग्रेटर देन TW। एक TR इज ग्रेटर देन TW, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अगर अब हम इस फॉर्मूले से हमारे ऑप्शंस को वेरीफाई करवाएं तो जो ऑप्शन सी है सिर्फ वो इस फॉर्मूले से वेरीफाई हो रहा है, जो कि है RR इज ग्रेटर देन RW। अगर RR इज ग्रेटर देन RW है देन TR इज लेस देन TW हो जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। इन दैट केस जो TR है वो लेस देन क्या हो जाएगा, TW हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सो अब हम जो सारे ऑप्शंस है उसको हमारे जो गिवन जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन्ड हुआ है उससे वेरीफाई करवा के देखेंगे। तो जो ऑप्शन सी है वो सिर्फ इससे वेरीफाई हो रहा है जो हमारा रिजल्ट हमने ऑब्टेन्ड किया है। दैट मीन्स अगर RR इज ग्रेटर देन RW है, अगर RR ग्रेटर देन RW है तो ये जो वैल्यू है हमारी ये 1 से कम हो जाएगी, 1 से लेस हो जाएगी। दैट मीन्स जो TR है
वो लेस देन हो जाएगा TW के, TR इज लेस देन TW व्हेन RR इज ग्रेटर देन RW। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, सो इस तरह से बस डायरेक्टली हमें यहाँ पे सही फॉर्मूला का यूज करके हमारे आंसर को कैलकुलेट करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।